नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। अब कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि एमका प्रोजेक्ट अभी शेड्यूल से काफ़ी पीछे चल रहा है और 2030 से पहले एमका को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना पॉसिबल नहीं होने वाला है। लेकिन अभी पिछले 1 या 2 महीनों से एडी और एचएएल की तरफ से दिए गए इनपुट्स के मुताबिक एचएएल और एडी की तरफ से अभी एमका प्रोग्राम को काफ़ी तेजी के साथ डेवलप करने की कोशिश दिया जा रहा है या फिर ज़्यादा अहमियत दिया जा रहा है। और अभी एमका की मास प्रोडक्शन को 2027 से 2028 के बीच ही शुरू करने का प्लान किया गया है। इसी के साथ इसकी जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज था या टेस्ट फ्लाइट का शेड्यूल था, उसको भी काफ़ी हद तक तेज कर दिया गया है। और अभी एडीए की तरफ से बताया जा रहा है कि एमका की प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीट करने के बाद अभी इसकी क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू को करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि 2022 तक ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। जिसके बाद एमका की पहली प्रोटोटाइप को 2023 में कंप्लीट कर लिया जाएगा और 2024 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर तेजस MK2 की बात करें तो इसकी भी अभी क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीट होने वाली है और साथ ही इसको भी जल्दी तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है और इसकी जो टेस्ट फ्लाइट होने वाली है वो 2023 में ही कंप्लीट होने वाली है। अगला अपडेट तेजस की नेवल वर्जन को लेके है। अब तेजस की नेवल वेरिएंट की बात करें तो तेजस की नेवल वेरिएंट का डेवलपमेंट साइकिल कुछ खास नहीं रहा था और इसे इंडक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेके काफ़ी डिबेट चल रहा था। फिर उसके बाद नेवी की तरफ से इसको नेवी में शामिल करने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि नेवी को एक ट्विन इंजन फाइटर जेट की ज़रूरत थी और इसी वजह से फाइनली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी जब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को नेवी अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाली है, इसी बीच नेवी फिर से तेजस की नेवल वर्जन को भी नेवी में शामिल करने की कोशिश कर रही है और ये बेसिकली ट्रेनर वेरिएंट ही होने वाली है, जिसको नए पायलट्स को कैरियर से ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी बीच अभी एचएएल के डायरेक्टर आर माधवन जी की तरफ से बताया गया कि तेजस की नेवल वेरिएंट को बेस करके NP5 को 2022 में तैयार किया जाएगा, जिसको एचएएल सिर्फ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप किए गए एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाली या फिर वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। और ये एक तरीके से एक टेस्ट बेड होने वाला है, जिसको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए डेवलप किए गए टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसे अभी नेवी की कैरियर से और शोर्ट बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से बार बार लैंड और टेक ऑफ कराया जाएगा और अलग अलग वेदर कंडीशन में या खराब वेदर कंडीशन में भी इसको टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद उन सभी डाटा को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो असल मायने में हमारा नेवल फाइटर होने वाला है। और किसी भी लैंडिंग या टेक ऑफ ऑपरेशन के दौरान इसकी लैंडिंग गियर्स के ऊपर या फिजला के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है और कहां पर स्ट्रेस पड़ता है, ये जानना काफी जरूरी है, जो कि आगे चल के कंडक्ट किए जाने वाले ट्रायल से हमको पता लगने वाला है। अगला अपडेट भारत और थाईलैंड को लेके है। नेवी की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच एक जॉइंट मिशन को शुरू किया गया और ये एक तरीके से कॉर्पोरेट मिशन या कोऑर्डिनेट पेट्रोल मिशन होने वाला है। इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS कारमुक को डिप्लॉय किया गया, जो कि एक मिसाइल बोट है या मिसाइल कॉर्वेट है, और दूसरी तरफ थाईलैंड की तरफ से अपनी एक खार्मोसिन क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर पेट्रोल वेसल थायनचोन को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा दोनों तरफ से मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय करने की बात की गई है। कॉर्पोरेट मिशन की बात करें तो नॉर्मली ये मैरीटाइम पेट्रोल मिशन जैसे होते हैं और इनको इंटरनेशनल वाटर लाइन में और अपनी रीजनल इकोनॉमिक जोन की सेफ्टी को ध्यान में रखकर कंडक्ट किया जाता है और इसमें इलीगल फिशिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग जैसे एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले ऐसे जॉइंट एक्सरसाइज को करने के लिए भारत और थाईलैंड की नेवी के बीच 2005 में एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था और उसके बाद इसको रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट किया जाता है। अगला अपडेट भारत और फ्रांस को लेके है। अब सब जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच अच्छी खासी रिलेशन है और स्पेशली राफेल डील के बाद भारत और फ्रांस के डिफेंस रिलेशन काफ़ी बेहतर हो गया था। अभी बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस की तरफ से एक जॉइंट एक्सरसाइज को भी करने का प्लान किया गया है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज होने वाला है ये एक आर्मी रिलेटेड एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि नॉर्मली हमारा एक परसेप्शन सा बन गया कि अगर फ्रांस के साथ कोई एक्सरसाइज किया जाएगा तो वो मेनली एरियल एक्सरसाइज हो सकता है। लेकिन अभी भारत और फ्रांस के बीच 15 से 26 नवंबर के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है और इसमें मेनली
काउंटर टेरर ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज शक्ति होने वाली है और ये इसका 6th एडिशन होने जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से हमारी गोरखा राइफल पार्टिसिपेट करने वाली है, जबकि फ्रांस की तरफ से उनकी 21st मरीन यूनिट के साथ उनकी 6th लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड भी पार्टिसिपेट करने वाला है। वैसे एक एंटी टेरर ऑपरेशन होने वाला है जिसको यूएन रूल के हिसाब से सेमी अर्बन कंडीशन में कंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट चेकमेट फाइटर जेट को लेके, जिसको हाल ही में रशिया की तरफ से रिवील किया गया था और काफी सस्पेंस के साथ इसको लॉन्च किया गया था। वैसे इसकी टेस्ट फ्लाइट 2023 में होने वाली और इसकी प्रोडक्शन 2025 के बाद शुरू होने वाला है, लेकिन रशियन क्लेम के मुताबिक ये दुनिया का सबसे सस्ता 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। रशिया का यह भी कहना है कि ये यूनाइटेड स्टेट की F-35 को काउंटर करने वाली है, जबकि असल में अगर Su-57 या चेकमेट फाइटर जेट अपने अनाउंस किए गए सभी खूबियों के साथ आता और जो हाइप क्रिएट किया गया था वो सच निकलता है तो ये अब तक के सभी फाइटर जेट के ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रशिया इसको 25 से 30 मिलियन डॉलर की फ्लाईवे कॉस्ट के साथ ऑफर कर रही है, जो कि तेजस और JF-17 जैसे फाइटर जेट के मुकाबले भी सस्ता होने वाला है। तो ऐसे में अभी कोई भी देश कोई नई 4.5 जनरेशन फाइटर को खरीदने के बदले सीधे तौर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदना पसंद कर सकते हैं। इसकी खास बात यह कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर है जो कि एक बार में लगभग 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकता है और अपने साथ लगभग 7 टन के आसपास की पेलोड को कैरी कर सकता है, जो कि वर्तमान की किसी भी 4.5 जनरेशन फाइटर के मुकाबले बेहतर है। अभी हाल ही में इसको दुबई एयर शो के दौरान डिस्प्ले किया जाएगा और रशिया की एक्सपेक्टेड कस्टमर के लिस्ट में भले ही भारत यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आगे चल के ये भारत के इंडिजिनस फाइटर जेट के ऊपर एक नेगेटिव असर डालने वाला है, क्योंकि भारत अभी अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन नेशन के साथ या साउथ एशियन नेशन को भी तेजस को एक्सपोर्ट करने का प्लान बना रहा है। लेकिन अगर सेम टेंडर में रशिया की तरफ से यहाँ पर Su-75 को ऑफर किया जाता है तो ये तेजस की एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर एक खराब असर को डाल सकती है। साथ ही वर्तमान के सभी एग्जिस्टिंग 4.5 जनरेशन की एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर भी Su-57 ये आगे चल के कब्जा कर सकता है। अगला अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन को लेके। आप सभी को पहले ही मैंने बता दिया था कि इसी महीने के अंदर ही DRDO की तरफ से रुस्तम 2 ड्रोन के कुछ फ्रेश ट्रायल को कंडक्ट किए जाएंगे और आज DRDO की तरफ से एक फ्रेश वीडियो को रिलीज किया गया था जिसमें रुस्तम 2 की फ्रेश ट्रायल को दिखाया गया था और बताया गया था कि ये जो ट्रायल है ये रुस्तम 2 की डेवलपमेंट का एक मेजर माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि इस दौरान रुस्तम 2 को ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग सिस्टम के साथ टेस्ट किया गया था, यानी कि अब से रुस्तम 2 अपने आप ही टेक ऑफ कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। अब नॉर्मली ड्रोन्स को टेक ऑफ कराना या लैंडिंग कराना सबसे मुश्किल काम रहता है और स्पेशली लैंडिंग करना सबसे मुश्किल काम होता है और इसी वजह से मैक्सिमम ड्रोन क्रैश हो जाते हैं या फिर क्रैश लैंड करते हैं। और ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग जैसे फीचर होने की वजह से इन सभी रिस्क को अभी मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके अलावा इस दौरान रुस्तम 2 में गगन सैटेलाइट लिंक सिस्टम को भी टेस्ट किया गया था और अभी DRDO की तरफ से बताया जा रहा है कि 2022 के अंदर इसको इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल करने के लिए क्लियरेंस दे दिया जाएगा, लेकिन इसी बीच इसके काफी सारे और ट्रायल को भी करने का प्लान किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।